हेलो एवरीवन, आप हैं कनेक्ट सिविल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और ये है टारगेट 120 के हिंदी का लास्ट लेक्चर। इंग्लिश के आधे लेक्चर्स आ गए हैं और बाकी आधे आने वाले दिनों में आ जाएंगे। जिन्होंने टारगेट 120 ले रखा है, आई होप आप लोग वर्कशीट्स कंप्लीट कर रहे हो। अगले 10 दिन में आपका पेपर 4 का जुगाड़ पूरा हो जाएगा। मैं आर्गन हूँ और अगर मैंने हिंदी व्याकरण में थोड़ी और मेहनत की होती तो मेरी बेटर रैंक आ जाती। इसलिए आप लोग प्लीज़ हिंदी व्याकरण पे ध्यान दो। जैसा कि मैं पहले लेक्चर से कह रही हूँ कि जो लेखन का बेस है वो व्याकरण से ही बनता है। ऐसा नहीं है कि व्याकरण में अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो लेखन में भी बुरा करोगे, लेकिन ये डिसाइसिव है। इसमें तो चार पांच फॉर्मेट्स के मिल जाएंगे, लेकिन इसमें सही है तो मिलेगा, गलत है तो नहीं मिलेगा। तो इन पे प्लीज़ फोकस करो। और वैसे भी अगर दो में से दो देता जाएगा एग्ज़ामिनर, तो अपने आप ही यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा, और यही फ़ायदा हम सबको उठाना है। आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, एक तो आप लोग पीडीएफ के लिए बोलते हो, तो पीडीएफ्स कैसे लेनी है, वो 90 डेज़ चैलेंज शुरू होने वाला है उसके बारे में। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, उपसर्ग प्रत्यय, स्वर संधि पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, अब ये 2 बची है। थोड़े बहुत रूल्स देख लेते हैं इसके। बाकी पीएचडी तो हिंदी में हमको करनी ही नहीं है। लेक्चर्स की पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है, ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं आप इनको अपने स्टेटस पे, स्टोरीज़ पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी लगाइए, शेयर कीजिए और उनका स्क्रीनशॉट लेट्स कनेक्टेड पे भेजिए। हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। 90 डेज़ चैलेंज 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इसमें आपको रोज़ क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, आप उनको लिखेंगे और हमारी वेबसाइट पे ही होगा ये सारा, राज RAS पे, और उसी पे आपको सबमिट करना है और फिर आपको मॉडल आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं संधि पे। स्वर संधि हो चुकी है, व्यंजन और विसर्ग के रूल्स देख लेते हैं। 9th से 12th वाली बुक जो राजस्थान बोर्ड वाली है वो ज़रूर देख लेना। उसके सिवा आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो ना, उसमें से हर एक शब्द ज़रूर पढ़ना संधि का, ठीक है। एग्ज़ाम में ये इकलौता टॉपिक है जो 6 नंबर का आता है, बाकी सब आते हैं 4 के, ठीक है। ये इकलौता 6 का आता है, छोड़ने तो कुछ भी नहीं है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं स्पेशली, उनका ये रहता है कि आप डिटेल में पढ़ाओ, या फिर हमने 10th के बाद हिंदी पढ़ी ही नहीं है, हमें हिंदी पढ़े हुए बहुत साल हो गए हैं। 10th तक संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो इनमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको इनको समझाना पड़े, या मैं आपको बताऊं एक एक शब्द का फॉर्मेशन। जैसे मैं आपको बताऊं कि पंकज है, जो कीचड़ में जन्म लेता हो वो पंकज, तो इस शब्द का फॉर्मेशन ऐसे हुआ है। ये सब चीज़ें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें हिंदी को बाकी सब सब्जेक्ट्स की तरह ही पढ़ना है नंबर स्कोर करने के लिए। ये पीएचडी नहीं कर रहे हम, RAS कर रहे हैं, RAS का मेंस दे रहे हैं, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन घोष या सघोष, क्योंकि ये शब्द बहुत बार रिपीट होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने ये स्लाइड डाली है अभी एंड में। घोष और सघोष क्या होते हैं? सारे स्वर जो होते हैं वो, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये होते हैं घोष या सघोष। और अघोष क्या होते हैं? अच्छा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके अलावा य, र, ल, व, ह, ये तीनों चीज़ें होती है घोष। स्वर तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, ह, ठीक है। और अघोष क्या होते हैं? जो पहला और दूसरा होता है हर वर्ग का वो, और श, श, स, ठीक है, ये होते हैं अघोष। विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के ये जो 7 रूल है ना, इनको ध्यान में रख लोगे तो आपका गलत होना ही नहीं है। गलत कैसे होगा, इतना ही है इसमें पढ़ने का ही। तो रूल देखते हैं। अ के बाद अगर विसर्ग आए और फिर कोई स्वर हो तो उस विसर्ग का ओ हो जाएगा और उस शब्द के प्रथम स्वर का लोप हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। अ के बाद जब विसर्ग आया है और फिर अभिलाषा का अ आया है, तो इस विसर्ग का ओ हो जाएगा और इसका लोप हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? मनोभिलाषा, ठीक है। वैसे ही अन्य है, तो इस विसर्ग का ओ बन जाएगा और इस अ का लोप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अन्योन्य।
फिर हमें एग्ज़ाम में विच्छेद करना भी आता है और संधि बनाना भी आता है, तो हमें विच्छेद भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये ओ है, इसका हो जाएगा सह प्लस अहम। जितने वर्ड्स हो ना आपकी बुक में उन सब की रीडिंग ज़रूर लगा लेना। अपनी वर्कशीट्स में संधि के 200-300 एग्जाम्पल्स तो दिए हुए ही हैं। हमने खूब सारे एग्ज़ाम्स के PYQs कवर किए हैं और अपवाद भी कवर किए हैं। बाकी अपवाद क्वेश्चन पेपर जो टेस्ट पेपर होते हैं, अपने टारगेट के साथ 5 टेस्ट है तो टेस्ट में भी डाल देते हैं अपवाद, तो उससे संधि बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जो भी बुक पढ़ रहे हो, अदरवाइज़ भी जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उससे हर शब्द को संधि और विच्छेद दोनों नज़रों से पढ़ना। अगला एग्जाम्पल है, अ के बाद अगर विसर्ग आता है और घोष व्यंजन होता है। घोष क्या होते हैं अभी डिस्कस किया था, तीसरा चौथा पांचवा है ना, या फिर स्वर या फिर य र ल व ह, तो विसर्ग का ओ जाता है। ये ग है, ये तीसरा है, तो ये विसर्ग का ओ हो जाएगा, अधोगति हो जाएगा, रजोगुण हो जाएगा। उरह प्लस ज, च छ ज, ये तीसरा है ना, तो इसका अगर संधि करना होता तो ये उरोज हो जाता। फिर है, अ के बाद अगर विसर्ग हो और उसके बाद ई या ए है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे ये यश इच्छा है, विसर्ग का लोप हो चुका है, ये होता यशः प्लस इच्छा, तो ई या ए आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, इसका अतएव हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, फिर रूल है कि अ के सिवा कोई स्वर हो और तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह या स्वर हो, मतलब कोई भी घोष हो, स्वर या व्यंजन, तो जो विसर्ग है उसका र बन जाता है। बहे प्लस अंग, तो ये स्वर के बाद जब ई के बाद विसर्ग आ रहा है और उसके बाद स्वर आया है तो इस विसर्ग का र बन जाएगा। विसर्ग का क्या बन जाएगा, ये र बन जाएगा, और र में जब अ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा र हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, बहिर रंग, है ना। सिंपल सा रूल है कि अगर अ के सिवा कोई भी स्वर हो और ये घोष चीज़ें आ जाए तो फिर र बन जाता है विसर्ग का। अ या आ के बाद अगर विसर्ग हो और क ख प फ आए तो विसर्ग का स बन जाता है, सपेरे वाला आधा। जैसे ये क आ गया, ये विसर्ग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नमस्कार। यहाँ भा आ गया और कर है, भास्कर। ठीक है, यहाँ तो स्वर था, अगर अ के बाद स्वर आया है तो ओ बन गया था और स्वर का लोप हो गया था। यहाँ अ के बाद अगर क ख प फ में से कुछ आया तो वो आधा स बन गया है। ठीक है, डिफरेंस देखना, रूल को ढंग से पढ़ोगे तो डिफरेंस भी दिखेगा। ई या ऊ के बाद विसर्ग आता है और क ख प फ म आता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला आधा श। इसका क्या होगा, दुष्परिणाम। इसका क्या होगा, पुष्कर। ठीक है, जब अ या आ के बाद आया था तो सपेरे वाला आधा स हो गया, ई या ऊ के बाद आया तो षटकोण वाला आधा श हो गया। ठीक है, फिर है विसर्ग के बाद अगर च आता है तो इनका मिला के बन जाएगा च। विसर्ग के बाद अगर श आया है शलगम वाला तो फिर इसका श आधा श और पूरा श हो जाएगा, विसर्ग का आधा श हो जाएगा। ट आता है तो विसर्ग का षटकोण वाला श हो जाएगा। स आता है सपेरे वाला तो विसर्ग का वही स हो जाएगा। त आता है तो भी सपेरे वाला स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लेना और फिर एग्जाम्पल्स देख लेना। ये मनस चेतना है, मानस चेतना नहीं है। मनः प्लस चेतना, इसमें क्या हुआ, विसर्ग के बाद च आया है तो क्या हो जाएगा, च, तो मनस चेतना। यशस शरीर का क्या होगा, विसर्ग की जगह आधा श लग जाएगा, यशस शरीर। नमस्ते का क्या होगा, नमस्ते हो जाएगा। धनुष टंकार, ये ष्ट आया है, ष्ट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ट था, तो ये धनु प्लस टंकार, है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल्स देखने हैं। वर्कशीट्स तो आप कंप्लीट कर ही लेना एटलीस्ट। फिर आती है व्यंजन संधि, ये दूसरे तरह की। इसमें क्या है, जो पहला है क च ट त प, ये पहला जब तीसरा हो, इस पहले में जब स्वर या घोष व्यंजन जुड़ेगा तो इसकी जगह तीसरा बन जाएगा। तीसरा क्या होता है, क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द
प फ ब, है ना। तीसरा ये होता है ना, तो जब पहले में स्वर या घोष व्यंजन जुड़ेगा तो उसमें तीसरा बन जाएगा। दिगंबर है, जैसे इसका ग आ गया है, ग कब आता है, जब क होता है, तो दिक प्लस अंबर, है ना। वाकीश्वरी, क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, वाग प्लस ईश्वरी, तो ग में ई जुड़ा, वागीश्वरी। ठीक है। अजंत है, इसका ज कब आता है, जब च होता है, तो इसका क्या होगा, अच प्लस अंत, है ना। षडंग, इसका क्या हो जाएगा, षडंग, इसका क्या हो जाएगा, षडराग, षडराग। ठीक है। ट का क्या हो जाता है, जब ट होता है तो ड बन जाता है, तो ये षडराग हो जाएगा, षडराग, है ना। ये षडंग। आगे चलते हैं। अब उपसर्ग प्रत्यय हालांकि आगे कवर करेंगे, वो तो आपको बस देखने ही पड़ेंगे, दोनों तरह से आते हैं, मूल शब्द अलग करने भी आते हैं, तो उसमें मूल शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये एक सिंपल सी बात है कि उद, उत, तद, तत्, ये वाला कन्फ्यूजन पता नहीं कब से चला आ रहा है और कब तक चलता रहेगा, लेकिन जब आपको विसर्ग अलग करने हो ना, तो उनमें ये साथ ही आने चाहिए। ना तो नीह विसर्ग होता है, ना दूह विसर्ग होता है, ये विसर्ग नहीं होते। निर निस होता है या दुर दुस होता है। उत विसर्ग नहीं होता, विसर्ग नहीं उपसर्ग, सॉरी मैं विसर्ग बोल रही हूँ, उपसर्ग। उत उपसर्ग नहीं होता, उद होता है। सद उपसर्ग नहीं होता, सत होता है। तत् नहीं होता, तद होता है। जब विसर्ग अलग करने हो मूल शब्द से तो ये अलग होंगे। ठीक है। अब इस संधि में क्या रूल है कि अगर द के बाद क, त, थ, प, स आ जाए तो द का त बन जाएगा। जैसे तत्क्षण है, इसका क्या हो जाएगा, तत्क्षण, है ना। शरत काल, शरत काल। ठीक है। वैसे ही है उत्कीर्ण, उद प्लस कीर्ण। संसद सदस्य, ये त आया है आधा, यहाँ क्या होगा, संसद सदस्य। ठीक है। फिर रूल है, अगर क के बाद म या न आए तो उसका ग बनता है, ग। ट के बाद म या न आए तो ण बन जाएगा। त या द के बाद म या न आए तो उसका न बन जाएगा। ठीक है। पहले या तीसरे के बाद अगर म या न आए तो उसका पांचवा बन जाता है। ठीक है। क्षण मास, अब ण कब आ रहा है, ट है तो आ रहा है, तो षट प्लस मास। पनग, ये कब आ रहा है, न, त और द की स्थिति में आ रहा है, तो ये पत नग। सतनारी, ये कौन सी स्थिति में, ये त के बाद अगर न आया है तो क्या हो जाएगा, इसका न हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सन्नारी। उद्मत, द के बाद म आ गया, क्या हो जाएगा, उन्मत्त। जगन्नाथ। मृण मूर्ति, द से पहले अगर री है ना तो वो णी बन जाता है, ण बन जाता है। इसको द के बाद मरी मूर्ति है ना, द के बाद म आ गया तो मृत मूर्ति बनेगा वैसे तो, लेकिन री आ गया, ये मृण मूर्ति हो जाएगा। ये अपवाद है, इसको अपवाद मानो। फिर है कि अगर म के बाद क, ग, घ आता है तो उसका ग बन जाएगा। च या ज आता है तो उसका य बन जाएगा। ड आता है तो ण बन जाएगा। त, द, ध, न आता है तो न बन जाएगा। य, र, ल, व, श, श, आते हैं तो अनुस्वार बन जाएगा। तीर्थंकर, अब कुछ लोग टेस्ट में इसको लिख देते हैं तीर्थंकर, टेस्ट में क्या एग्ज़ाम में भी लिखते ही हैं, ये गलत है। हमको तीर्थंकर कैसे लिख के आना है, तीर्थंकर ऐसे लिखना है। संगम, संगम को यूं नहीं लिखना, संगम। ठीक है। ये वाला ये बनेगा, इसका ये नहीं बनेगा। पंचम, ये च आया है ना म के बाद, तो ये वाला आधा आ जाएगा,
पंचम, चम सॉरी, हाँ, चिरंजीवी, तो चिर म की जगह ये वाला आ जाएगा और ये जीवी, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, वर्कशीट्स के एग्जांपल्स अच्छे से देख लेना, उसमें PYQs भी है और उसमें PYQs भी है और उसके सिवा उसमें काफ़ी एग्जांपल्स लिए हुए हैं और अपवाद भी काफ़ी लिए हुए हैं, तो उसको ढंग से देख लेना। फिर है त या द के बाद अगर इनमें से कोई आता है तो ये बन जाते हैं क्रमशः। च का आया तो ये बनेगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये। त या द के बाद इनमें से कोई आएगा तो क्रमशः ये बन जाएंगे, ठीक है। रूल सिंपल सा है, उसको ध्यान में रखना है। उच्चारण, अब च किस केस में हो रहा है, जब त या द के बाद च आ रहा है, च तो दिख ही रहा है यहाँ पे, तो ये उद प्लस चारण। सत प्लस जन, ज आया है तो इसका क्या होगा, आधा ज हो जाएगा, सज्जन। उल्लास, उद प्लस लास। यावत जीवन, त का क्या हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा, यावत जीवन। उज्ज्वल, उद प्लस ज्वल, है ना। ऐसे करके इनको, सिर्फ ये सिंपल सा रूल है जिसे लगाना है। देखो रूल्स बहुत सिंपल है, 2 मिनट इनको गौर से, पेशेंस से, जितना पेशेंस रख सको उतने पेशेंस से इनको पढ़ना और उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स देखना। संधि कहीं नहीं जानी, आराम से आ जाएगी। फिर ये है, ई के बाद अगर स आए तो श बन जाता है, ऊ के बाद स आए तो श बन जाता है, श के बाद त आए तो ष्ट बन जाता है, श के बाद थ आए तो ष्ठ बन जाता है, और ई री र श के बाद अगर न हो तो न का ण हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है। प्रतिसिद्ध, निषिद्ध, स आया है, इसका श बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निषिद्ध, है ना। प्रतिष्ठान, इसका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थान, थ का ठ बन जाएगा। प्रतिषेध, प्रतिषेध। अभिषेक, अभिषेक हो जाएगा इसका। निष्णात, सुषुप्त, ये न आया था ना तो उसका ना हो गया, सुषुप्त, सुसुप्त। रूल देखो, रूल को ध्यान से देखो, उसके बाद जितने एग्जाम्पल्स कर सकते हो उनको करो, ठीक है। फिर है दुस निस के बाद च छ श आए तो उसका दुष निश हो जाता है, और दुस निस के बाद क प फ आए तो उसका षटकोण वाला दुष निश हो जाता है, ठीक है। ये निश्चल है, इसमें क्या हुआ है, निस प्लस छल, निश्चल, ठीक है। वहीं ये निष्क्रमण है तो इसका क्या होगा, निस प्लस क्रमण। मैंने बताया कि उपसर्ग जब भी आता है, उपसर्ग अलग अलग करने आते हैं तो दुर्दुस निर्निस ही होता है, वो दू और नी नहीं होता। हालांकि कई जगह पे कई चीज़ों में संधि में विसर्ग यूज़ हो जाता है, लेकिन उपसर्ग में कभी ये भूलना मत कि दुर्दुस निर्निस ही करने हैं। फिर है स्वर के बाद अगर छ आए तो च का आगमन हो जाता है, इसे संधि का नाम ही है आगम संधि, ठीक है। सम के बाद अगर क्री आए तो स का आगमन हो जाता है। परि प्लस कृत या कृति या कर्ता हो तो, जैसे ये है विच्छेद, तो इसमें क्या हुआ है, स्वर के बाद छे है ना। स्वर क्या है इसमें, छोटी ई, उसके बाद है छ, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, च का आगमन हो गया तो ये विच्छेद हो जाएगा। वैसे ही अनुच्छेद है, संस्कार है तो सम है, स्कार हो जाएगा। परिष्कार है, परि प्लस कार हो जाएगा, परिष्कार। परि प्लस कृत का क्या होगा, परिष्कृत। परि प्लस कार, परिष्कार। परि प्लस कृति, परिष्कृति। ये इसका आगमन होता है यहाँ पे बस। फिर है व्यंजन लोप संधि। कभी न का लोप हो जाता है, जैसे ये है, न का लोप कब होता है, आत्मन, राजन, योगिन, प्राणिन, स्वामिन इत्यादि होते हैं तो इसमें न का लोप हो जाता है। स का लोप हो जाता है। दुड़ निर के बाद र आए
तो दू और नी हो जाता है। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ना एक आ ही जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे निरोग है, निर प्लस रोग, इसका हो जाएगा नीरोग, बड़ा, बड़ी मात्रा, ठीक है। दुराज है, ये क्या है, दुर प्लस राज, दुराज, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर अंतर पुनर होता है, उनमें भी र का लोप हो जाता है। अहन होता है, उसमें न हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए इनके एग्जाम्पल्स ढंग से देखना। हो जाएगा मनस ईशा है, ये स का लोप हो जाएगा, ये मनीष हो जाएगा। अंतःकरण, अंतः प्लस करण, ये देखो ये सारे अपवाद हैं, इन अपवादों को देख लो। वैसे तो क्या होता है कि दीर्घ संधि का जो छठावां हिस्सा होता है ना, स्वर संधि का जो छठा हिस्सा होता है, स्पेशल स्वर संधि, विशेष स्वर संधि, वो एक तरह से सारे अपवाद में ही आते हैं। लेकिन इन सबको आप ध्यान में रख लेना, एक बार ढंग से इनको देख लेना, है ना। पानी प्लस घाट है, इसका पनघट हो जाता है। घोड़ा प्लस सवार है, ये घुड़सवार हो जाता है। अब ये स्व प्लस ऋणी है, तो कायदे से तो अ के बाद ई आया है तो ए होना चाहिए, तो स्वेरिणी होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। इसका क्या होगा, स्वैरिणी। वैसे ही प्र प्लस उ, अ के बाद उ आया है तो ओ होना चाहिए, तो ये होना चाहिए प्रौढ़, लेकिन ये गलत है, प्रौढ़ होगा क्योंकि ये अपवाद है, ठीक है। कर्क प्लस अंधु है, तो ये क्या होना चाहिए, अ के बाद अ आया है तो आ हो जाता है, करकांधु, पर ये गलत है, इसका करकंदू होगा। वैसे ही शकंदू होगा। मनस प्लस ईशा है, इसका क्या होगा, मनीषा होगा, इसका स का लोप हो जाएगा। नहीं तो ये मनसीशा हो जाता है ना, पर स का लोप होगा, मनीषा आ जाएगा इसका। कुल प्लस अटा है, तो ये एग्जाम्पल्स देख लेना। फिर आते हैं उपसर्ग प्रत्यय। अब मैं ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही आता है। अब क्या है, आप इन 22 शब्दों को पढ़ो, इनके 2 शब्द याद कर लो, क्योंकि बनाने भी आ सकते हैं और अलग करने भी आ सकते हैं। तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये इनमें से ही कोई उपसर्ग है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे उसमें, ठीक है। जैसे ये एग्ज़ाम से आए थे, प्रत्ययों के संयोग से दो या, अब एग्ज़ाम में दोनों तरह के शब्द आते हैं। एक आता है कि अब इसमें लिखा है निम्नांकित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए, कहीं कहीं लिखा हुआ होता है मूल शब्द और प्रत्यय पृथक कीजिए। उस केस में आपको मूल शब्द भी लिखना है और प्रत्यय भी लिखना है, ठीक है। पृथक करना है, इन्होंने देखो मूल शब्द और प्रत्यय दोनों लिखे हैं। तो यहाँ य और नाक का आया था, 2 शब्द बनाए थे। बनाने तो बहुत आसान हो जाते हैं, कभी कभी उनको पृथक करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें मूल शब्द नहीं आता है ना। जैसे घनेरा है तो घना प्लस एरा होगा, अब कोई घन प्लस एरा लिख देगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए उपसर्ग प्रत्यय में आपको मूल शब्द भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही उपसर्ग होते हैं, ये तो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसके सिवा दूसरी भाषाओं से भी लिए हुए रहते हैं, जैसे बे होता है, जैसे बिना होता है, ये सब दूसरी भाषाओं के भी होते हैं। हिंदी के खुद के उपसर्ग होते हैं, हो जाते हैं, वो अवयव की तरह जुड़ते हैं जो। तो इनको आप ढंग से पढ़ो, इनके मूल शब्दों को भी ध्यान में रखो, बहुत पेशेंस के साथ रीडिंग लगानी पड़ेगी उपसर्ग प्रत्यय में, और कुछ नहीं करना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें समझाया नहीं जा सकता कि इसको कैसे करना है, आपको इनको याद ही करना पड़ेगा। ये अब इस वाले ये अभी 2021 वाला है, तो सीधे क्वेश्चन आया, उपसर्गों के योग से 2 शब्द बनाइए, उपसर्ग पृथक कीजिए। तो इन्होंने सिर्फ पृथक कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे मूल शब्द स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आप सिर्फ उपसर्ग लिख दो, है ना। तो इनके 3 सही थे, इनको 1.5 मिल गया, एक गलत था, गलत हो गया। वैसे ही यहाँ पे है कि प्रत्ययों का संयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए, 2 शब्द तो बन गए। उसके बाद यहाँ लिखा है मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो इस केस में आपको मूल शब्द भी लिखना है और प्रत्यय भी लिखना है। देखो अगर लिखा है कि पृथक करो उपसर्ग को, आपका मन हो तो मूल शब्द, अगर आपको मूल शब्द सही से नहीं आता तो ये रिस्क मत लेना, अगर दोनों में कॉन्फिडेंट हो तो ही लिख के आना। लेकिन अगर बोला हुआ है साफ साफ कि मूल शब्द और प्रत्यय पृथक करो, तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन की डिमांड समझनी 1 2 3 में तो ज़रूरी होती ही है, चौथे पेपर में भी समझनी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने टेस्ट में देखा है कुछ लोग इसको गौर नहीं करते हैं, तो वो दोनों चीज़ें नहीं लिखते, कुछ जहाँ पूछा नहीं होता वहाँ भी गलत गलत लिख देते हैं।
ऐसा नहीं करना है ना, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको फुलफिल करना है। तो हमारा टारगेट 120 का हिंदी का पोर्शन मोस्टली यही था। आपको लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे, प्रैक्टिस आप लोग वर्कशीट से कर ही रहे हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वर्कशीट्स जब आपकी पूरी हो जाएगी तो कंबाइंड पीडीएफ दे देंगे, आप उसका फिर से रिवीजन करना, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें से ढंग से पढ़ना, ठीक है। और कॉन्टिन्यूटी रखनी है क्योंकि अभी 4 महीने हैं, 4 महीने में बहुत प्रैक्टिस करनी है। व्याकरण पूरी करने के लिए 4 महीने तो मोर देन इनफ है। 1 महीने में आप व्याकरण को ढंग से कर सकते हो अगर आप कॉन्टिन्यूटी से, कंसिस्टेंसी से पढ़ो तो, ठीक है। बाकी जो इंग्लिश के लेक्चर्स बचे हैं वो आ ही जाएंगे, वर्कशीट्स अभी कुछ दिन की है, कंप्लीट करनी है। फिर वही बात, एक और बात मैं कहना चाहूँगी, हमें हिंदी में पीएचडी नहीं करनी है। इंग्लिश के रूल्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि एरर फाइंडिंग वाले आते हैं, तो वो आगे वाला पोर्शन सारा रूल्स पे ही बेस्ड है। हालांकि इतने सारे टॉपिक्स हैं और एरर फाइंडिंग आती है बस इतनी सी ही, लेकिन वो पढ़नी ही पड़ेगी। पर पीएचडी तो उसमें भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लैंग्वेज से प्यार है तो एग्ज़ाम के बाद उसमें कुछ कर लेना। अभी सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करने के लिए, जितना 120 लाने के लिए ज़रूरी है ना। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें आरएएस मेंस को अच्छे से क्रैक करना है। उसके सिवा वर्कशीट्स है, वर्कशीट्स को आप पूरा कर लो, हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो पूछो, स्टेटस शेयर करो और स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्लान करो अब चीज़ों को, 4 महीने रहे हैं। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद हम ज़्यादा कर नहीं पाए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें, तो एक बार रिलैक्स हो जाओ, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसे उठाओ और उससे पढ़ना शुरू करो, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट तो आता है एटलीस्ट, है ना। उसके बाद आपने जो भी टेस्ट सीरीज़ ली है या फिर जो भी आपका प्लान है प्लान बनाओ, छोटा सा टाइम टेबल बनाओ, मोटा मोटा, ऐसे नहीं कि एक एक टॉपिक का टाइम टेबल बना रहे हो, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बना लो और उस प्लान को फॉलो करो। ही हु फेल्स टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल, ठीक है ना। और अपने को अच्छे से पास होना है, फेल नहीं होना है। तो क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है और खुश रहना है। टेक केयर, बाय।